अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। उर्दू से हिंदी और इंग्लिश अल्फाज की तामीर के सिलसिले में ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि पिछले चारों वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसका मौजू है सोशल मीडिया। हम उसको आखिर में हल करेंगे। उससे पहले यहाँ चंद अल्फाज दिए गए हैं, इसका आपको हिंदी और इंग्लिश में माना बताना है और इसके लिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। 5 सेकंड में आप अपने ज़हन में इस उर्दू अल्फाज का इंग्लिश और हिंदी माना सोच लीजिएगा। तो उसके बाद हम यहाँ इसका माना लिख देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है कोशां। कोशां को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशां को हिंदी में और इंग्लिश में प्रयासरत और इंग्लिश में ट्राइड कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जदीद तकाज़ा। जदीद तकाज़ा को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 5 सेकंड में इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, जदीद तकाज़ा को हिंदी में आधुनिक मांग और इंग्लिश में न्यू डिमांड बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है मजलिस आमिला। मजलिस आमिला को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। मजलिस आमिला को हिंदी में कार्य समिति और इंग्लिश में वर्किंग कमेटी कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है कीमती वक्त। कीमती वक्त को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। कीमती वक्त को हिंदी में मूल्यवान समय और इंग्लिश में प्रेशियस टाइम कहा जाता है। मूल्यवान समय और प्रेशियस टाइम कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है नागुज़ीर हकीकत। अगला लफ्ज़ है नागुज़ीर हकीकत। इसका हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, नागुज़ीर हकीकत को हिंदी में अपरिहार्य वास्तविकता और इंग्लिश में इनएविटेबल फैक्ट बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों क़ुव्वते मुदाफ़अत। क़ुव्वते मुदाफ़अत को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क़ुव्वते मुदाफ़अत को हिंदी में प्रतिरोधक शक्ति और इंग्लिश में इम्यूनिटी बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तिब्बी फ़ुज़ला। तिब्बी फ़ुज़ला, इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, तिब्बी फ़ुज़ला को हिंदी में चिकित्सा अपशिष्ट और इंग्लिश में मेडिकल वेस्ट कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है सप्लाई। सप्लाई को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सप्लाई को हिंदी में आपूर्ति और इंग्लिश में सप्लाई ही बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों उरूज। अगला लफ्ज़ है उरूज। उरूज को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
तो दोस्तों उरूज को हिंदी में चरम और इंग्लिश में एक्सट्रीम बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तस्दीक। तस्दीक को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों तस्दीक को हिंदी में पुष्टि करना, जिसकी इंग्लिश कन्फर्मेशन होगा और इसके माना प्रमाणित करना भी होते हैं, तो इसकी इंग्लिश सर्टिफाइड भी होगा। अगला लफ्ज़ है निसाबी किताब। अगला लफ्ज़ है निसाबी किताब। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों निसाबी किताब को हिंदी में पाठ्य पुस्तक और इंग्लिश में टेक्स्ट बुक कहते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों निसाब। निसाब को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो निसाब को हिंदी में पाठ्यक्रम और इंग्लिश में सिलेबस कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों आदादो शुमार। अगला लफ्ज़ है आदादो शुमार। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 5 सेकंड में इसका जवाब सोच लीजिए। आदादो शुमार को हिंदी में आंकड़े और इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जांच। अगला लफ्ज़ है जांच। जांच को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों जांच को हिंदी में परीक्षण और इंग्लिश में टेस्टिंग बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मस्ख। अगला लफ्ज़ है मस्ख। इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। तो दोस्तों मस्ख को हिंदी में विकृत और इंग्लिश में डिस्टॉर्शन बोलते हैं। डिस्टॉर्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्टॉर्शन, और हिंदी में विकृत बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है NOC। NOC को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? NOC को हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र और इंग्लिश में NOC ही बोलते हैं। NOC का फुल फॉर्म है नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगला लफ्ज़ है या ये इसका होगा नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मसखरापन। अगला लफ्ज़ है मसखरापन। इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मसखरापन को हिंदी में हास्य और इंग्लिश में ह्यूमर बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों फॉरवर्ड करना। अगला लफ्ज़ है फॉरवर्ड करना। इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस हिंदी में अग्रेषित करना
और इंग्लिश में फॉरवर्डिंग बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तमाशा। अगला लफ्ज़ है तमाशा। इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों तमाशा को हिंदी में प्रदर्शनी और इंग्लिश में एग्ज़िबिशन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है नामुसाइद हालात। नामुसाइद यानी नामुवाफ़िक़ हालात, इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो दोस्तों नामुसाइद हालात को हिंदी में प्रतिकूल परिस्थितियाँ और इंग्लिश में एडवर्स कंडीशंस बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों खाका। अगला लफ्ज़ है खाका। खाका को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खाका को हिंदी में रूपरेखा और इंग्लिश में आउटलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटलाइन, और हिंदी में रूपरेखा बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है मुसव्वदा। अगला लफ्ज़ है मुसव्वदा। इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मुसव्वदा को हिंदी में प्रारूप और इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुजव्वज़ा। अगला लफ्ज़ है मुजव्वज़ा। इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मुजव्वज़ा को हिंदी में प्रस्तावित और इंग्लिश में प्रपोज्ड बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मिसाली पॉलिसी। मिसाली पॉलिसी, इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मिसाली पॉलिसी को हिंदी में आदर्श नीति और इंग्लिश में मॉडल पॉलिसी बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों निकात। अगला लफ्ज़ है निकात। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों निकात को हिंदी में बिंदु और इंग्लिश में पॉइंट कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों बाइख्तियार। अगला लफ्ज़ है बाइख्तियार। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हिंदी में अगला लफ्ज़ है जुर्माना। अगला लफ्ज़ है जुर्माना। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों जुर्माना को हिंदी में अर्थदंड और इंग्लिश में पेनाल्टी बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों गैर अखलाक़ी। अगला लफ्ज़ है गैर अखलाक़ी। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों गैर अखलाक़ी को हिंदी में अव्यावहारिक या अनैतिक और इंग्लिश में इमोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इमोरल, और हिंदी में अव्यावहारिक या अनैतिक बोला जाता है।
अगला लफ्ज़ है तकाबुली जायज़ा। अगला लफ्ज़ है तकाबुली जायज़ा। इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा और इंग्लिश में कंपैरेटिव रिव्यू बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है नफ़रत आमेज़। नफ़रत आमेज़ को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों नफ़रत आमेज़ को हिंदी में घृणास्पद और इंग्लिश में हेटफुल बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है इश्तिआल अंगेज़। इसे हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे हिंदी में उत्तेजक और इंग्लिश में प्रोवोकेटिव बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जमहूरी अंदाज़। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे हिंदी में लोकतांत्रिक शैली और इंग्लिश में डेमोक्रेटिक स्टाइल बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है इस्तिताअत। इस्तिताअत को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? 5 सेकंड में आप हल कीजिए। तो दोस्तों इस्तिताअत को हिंदी में सामर्थ्य या क्षमता बोलते हैं और इंग्लिश में अफोर्डेबिलिटी बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है तरीक़ेकार। तरीक़ेकार को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। तो दोस्तों तरीक़ेकार को हिंदी में प्रक्रिया और इंग्लिश में प्रोसीजर बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तारीख दौर। तारीख दौर को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 5 सेकंड में हल कीजिए। तो दोस्तों तारीख दौर को हिंदी में अंधकार युग और इंग्लिश में डार्क एज बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है पेश खेमा। पेश खेमा को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पेश खेमा को हिंदी में संकेत और इंग्लिश में इंडिकेशन बोलते हैं। हिंदी में संकेत और इंग्लिश में इंडिकेशन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है हसास पैगाम। हसास पैगाम इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो दोस्तों हसास पैगाम को हिंदी में संवेदनशील संदेश और इंग्लिश में सेंसिटिव मैसेज बोलते हैं। हिंदी में संवेदनशील संदेश और इंग्लिश में सेंसिटिव मैसेज बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है इज़्तिराबो डिप्रेशन। अगला लफ्ज़ है इज़्तिराबो डिप्रेशन। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इज़्तिराबो डिप्रेशन को हिंदी में
व्याकुलता व अवसाद और इंग्लिश में डिस्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है सर्वे। सर्वे को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो दोस्तों सर्वे को हिंदी में सर्वेक्षण और इंग्लिश में सर्वे ही बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है बेऐब। बेऐब को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो दोस्तों बेऐब को हिंदी में दोष रहित और इंग्लिश में फ्लेवलेस बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है नाकाबिले तलाफ़ी। अगला लफ्ज़ है नाकाबिले तलाफ़ी। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों नाकाबिले तलाफ़ी को हिंदी में अपूर्णीय और इंग्लिश में इर्रेपरेबल बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मशरिक़े वुस्ता। मशरिक़े वुस्ता को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो दोस्तों मशरिक़े वुस्ता को हिंदी में मशरिक़े वुस्ता को हिंदी में मध्य पूर्व और इंग्लिश में मिडिल ईस्ट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है हमसाया। अगला लफ्ज़ है हमसाया। हमसाया को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो दोस्तों हमसाया को हिंदी में पड़ोसी और इंग्लिश में नाइबर बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है ताअत्तुल। ताअत्तुल को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ताअत्तुल को हिंदी में गतिरोध और व्यवधान बोलते हैं और इंग्लिश में इंटरप्शन बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों महाज। अगला लफ्ज़ है महाज। महाज को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों महाज को हिंदी में मोर्चा और इंग्लिश में फ्रंट बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों क़यादत। क़यादत को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क़यादत को हिंदी में नेतृत्व और इंग्लिश में लीडरशिप बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है कत्ले आम। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों कत्ले आम को हिंदी में नरसंहार और इंग्लिश में मैसेकर बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है सरज़मीन। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सरज़मीन को हिंदी में मातृभूमि और मदरलैंड भी बोला जाता है और सरज़मीन का दूसरा नाम मादरे वतन भी है। अगला लफ्ज़ है अदम इस्तेहकाम। इसे हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों अदम इस्तेहकाम को हिंदी में अस्थिरता और इंग्लिश में इंस्टेबिलिटी बोला जाता है। और आखिरी लफ्ज़ है दोस्तों ख़ित्ता। ख़ित्ता को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
तो दोस्तों खित्ता को हिंदी में क्षेत्र व भाग बोला जाता है। भूभाग यहाँ होगा, ये विभाग लिखा गया है और इंग्लिश में उसे रीजन बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे अल्फाज जिसे आप मन में ज़रूर हल कर लिए होंगे और आपने कितना हल किया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आइए दोस्तों अब नीचे दिए गए पैराग्राफ को हल करते हैं। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसका तर्जुमा आप हिंदी में कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास वक्त है। तो दोस्तों इसका तर्जुमा होगा, वर्तमान में संसार एक वैश्विक गांव का रूप धारण कर चुका है। अगला लफ्ज़ है अगला जुमला है, जदीद टेक्नोलॉजी ने जिस तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की की है, माजी में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तर्जुमा कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। इसका तर्जुमा होगा, जिस तीव्र गति से आधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित हुई है वह अतीत में अकल्पनीय है। अगला जुमला है दोस्तों, पिछली चंद दहाइयों में जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया भर के लोग एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। अब हज़ारों मील की दूरी कोई अहमियत नहीं रखती। दोस्तों इसे 10 सेकंड में आप तर्जमा करें। इसका तर्जमा होगा, पिछले कई दशकों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण संपूर्ण विश्व के लोग एक दूसरे के निकट आ गए हैं। अब हज़ारों मील की दूरी कोई महत्व नहीं रखती। अगला जुमला है दोस्तों, दूर दराज इलाकों में बैठकर लोग बैक वक्त अपने अजीज़ों की आवाज़ को अपने कानों से सुन और लबो लहजा व सूरत को अपनी आँखों से देख सकते हैं। 10 सेकंड में इसका तर्जमा कीजिए। इसका तर्जमा होगा, दुर्गम क्षेत्रों में बैठकर लोग एक ही समय में अपने प्रियजनों की आवाज़ों को सुन एवं बात करने की शैली और चेहरे को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। अगला जुमला है, जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इंसानी ताल्लुकात की नित नई शक्लें पैदा करके उनके दायरे को वसीअतर कर दिया है। 10 सेकंड में इसका तर्जमा कीजिए। इसका तर्जमा होगा दोस्तों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव संबंधों के नए नए रूपों का निर्माण कर उनके क्षेत्रों को विस्तृत कर दिया है। अगला जुमला है दोस्तों, 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट की इजाद के बाद दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया। इसका तर्जुमा होगा,
1 जनवरी 1983 को इंटरनेट के आविष्कार ने विश्व में क्रांति ला दी। तो दोस्तों ये थे उर्दू से हिंदी तर्जमा निगारी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहें। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।